13 अगस्त 2024 को मुजफ्फरपुर के बरूराज इलाके का रहने वाला जयप्रकाश शाम करीब 7:30 पर अपने घर से निकला। उसने अपने भाभी से कहा कि वह किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं और वह जल्द ही वहां से वापस आ जाएंगे। लेकिन घर वाले उसकी राह ताकते रहे, लेकिन जयप्रकाश रात भर घर नहीं लौटा। रात को करीब 10:30 बज गए थे जब परिवार ने जयप्रकाश को फोन पर कई बार कॉल किया और हर बार फोन स्विच ऑफ और कवरेज एरिया से बाहर मिला तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। जयप्रकाश के बूढ़े माता पिता तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका बेटा किसी जरूरी काम को लेकर घर से बाहर निकला था। यह कहकर गया था कि वह जल्दी घर लौट आएगा, लेकिन रात भर न उसका कोई फोन आया और न ही उसका कोई पता चला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज के मामले में जांच की शुरू की और जयप्रकाश की तलाश में जुट गए। दूसरी तरफ परिवार के लोग भी पूरी रात बेचैनी में बिताते रहे। अगले दिन 14 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे या 7 बजे मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र स्थित सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में सनसनी फैल गई कि कॉलोनी के लोग जब अपने घरों से बाहर निकले तो उनकी नज़र एक संदिग्ध बोरी पर पड़ी। बोरी का आकार और वजन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ भारी चीज हो। धीरे धीरे सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वहां मौजूद कुछ लोग हिम्मत जुटाकर बोरी के पास गए और उसे खोलने लगे। बोरी के अंदर एक सूटकेस रखा हुआ था। जब उस सूटकेस को खोला गया तो वहां का नज़ारा जो सामने आया उसने सभी को दहशत में डाल दिया। लोग चीखते चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। उसने सूटकेस के अंदर एक शव था जो बुरी तरह से क्षतविक्षत था। लाश के सिर धड़ से अलग था और उसकी आंतें बाहर निकली हुई थी। तेज बदबू से वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। कॉलोनी के लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन कर इस खौफनाक मंजर की जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में सहजानंद हत्या का वहां मौजूद लोग से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी मृतका की पहचान नहीं कर सका। पुलिस को आदेश हुआ कि इस व्यक्ति की हत्या कहीं और की गई होगी और लाश को सूटकेस में भरकर यहाँ फेंक दिया गया है। पुलिस ने शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास के सभी थानों को सूचना कर दी कि अगर किसी ने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई है तो वह हमसे संपर्क करे। कुछ ही देर में बात पता चला कि बरूराज थाना क्षेत्र में जयप्रकाश नाम का एक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, तो वे संपर्क करें। कुछ ही देर में बाद में पता चला कि बरूराज थाना क्षेत्र में जयप्रकाश नाम की युवक की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो वह पिछले दिन से लापता था। इस जानकारी के बाद सहजानंद पुलिस ने बरूराज पुलिस से संपर्क किया और जयप्रकाश के माता पिता को तुरंत सहजानंद पुलिस स्टेशन बुलाया। सहजानंद पुलिस स्टेशन में जयप्रकाश के माता पिता को हॉस्पिटल के मोर्चरी ले जाकर शव की पहचान कराई। जैसे ही उन्होंने शव देखा उनका कलेजा फट पड़ा और वो दहाड़े मारकर रोने लगे। वह शव जयप्रकाश का ही था। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर जयप्रकाश को इतनी बेरहमी से किसने मारा और क्यों मारा। जयप्रकाश को किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी। जब पुलिस ने इस मामले में जयप्रकाश के परिवार वालों से पूछताछ की, उसकी मां रंभा देवी ने जो खुलासा किया उसने पुलिस समेत मोहल्लों के लोगों को भी हैरान कर दिया। नमस्कार माता एवं बहनों, दोस्तों एवं साथियों, अगर आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा सामने समय ना लेते हुए कहानी को फिर से शुरुआत करते हैं। रंभा देवी ने बताया कि जयप्रकाश उनका सबसे छोटा बेटा था जो एक काबिल इंजीनियर था और गोवा में एक अच्छी नौकरी कर रहा था। लेकिन जयप्रकाश की जिंदगी में एक राज छिपा था जो अब सामने आ रहा था। उन्होंने बताया कि ललिता नाम की एक लड़की जो रिश्ते में जयप्रकाश की ममेरी बहन की ननद लगती थी,
शाहजानंद कॉलोनी के अहिलापुर इलाके में रहती थी। इस रिश्तेदारी के कारण जयप्रकाश कभी कभी ललिता के घर जाया करता था। उनकी मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। 2021 में यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों ने शारीरिक संबंध भी बना लिए। लेकिन इसके बाद ललिता बीपीएससी की तैयारी के लिए पटना चली गई। वहां उसने एक किराए का कमरा लिया और अपने पढ़ाई में जुट गई, जबकि जयप्रकाश अपनी नौकरी के लिए गोवा चला गया। भले ही जयप्रकाश और ललिता अलग अलग शहरों में रहने लगे थे, लेकिन उनके बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहा। फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स के जरिए वो दोनों जुड़े रहते थे। इसके अलावा जयप्रकाश अक्सर गोवा से ललिता से मिलने शाहजानंद कॉलोनी आता था। इन मुलाकातों के दौरान उनकी प्राइवेसी का फायदा उठाकर जयप्रकाश ने ललिता के कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। वहीं दूसरी तरफ ललिता ने भी जयप्रकाश पर पैसों का डिमांड करना शुरू कर दिया। जयप्रकाश, जो ललिता से बेहद प्यार करता था, उसकी हर डिमांड पूरा करता था। अब वह हर महीने अपनी कमाई में से कुछ पैसे ललिता को भेजता था। इस रिश्ते का भनक जब ललिता के घर वालों को लगी तो उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। 2023 के अंत में ललिता के परिवार वाले शादी की बात पक्की करने के लिए जयप्रकाश के घर गए, लेकिन उस दिन जयप्रकाश के परिवार वाले घर पे नहीं थे और यह बातचीत अधूरी रह गई। फिर 2024 के अगस्त में अचानक ललिता ने जयप्रकाश को मिलने के लिए बार बार बुलाना शुरू कर दिया। उस समय जयप्रकाश गोवा में अपना काम पर व्यस्त था, लेकिन ललिता को लगातार कहने पर वह 13 अगस्त को गोवा से अपने घर बरूराज लौट आया। जयप्रकाश ने 13 अगस्त को शाम 7 बजे अपने भाभी से कहा, हम मार्केट जा रहे हैं, सब्जी लेकर आते हैं, आप खाना बनाए, फिर साथ खाना खाएंगे। वह कहकर घर से निकलने के बाद वह वापस फिर नहीं लौटा। अगले दिन यानी 14 अगस्त की सुबह शाहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में से एक सूटकेस में बंद शव बरामद होने की खबर सनसनी फैल गई। सब देखते ही उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका अपना जयप्रकाश था। शव की पहचान होने के बाद सवाल जैसे का तैसा था कि आखिर जयप्रकाश का कत्ल किसने किया और क्यों किया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। शाहजानंद कॉलोनी में जहां से शव मिला था, पुलिस ने आसपास के घरों में जाकर पूछताछ शुरू कर दी और इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरेज फुटेज खंगालने लगे। जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक कैमरे में रात के वक्त 3 लोग साइकिल पर एक भारी बोरी ले जाते हुए दिखाई दिए। फुटेज में दिखा कि वो लोग थोड़ी दूर जाकर उस बोरी के घटना स्थल पर फेंक कर वापस चले गए। हालांकि सीसीटीवी उन लोगों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, जिससे पुलिस के लिए उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। लेकिन पुलिस ने इस सुराग को आधार बनाकर मामले की गहराई से छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने जयप्रकाश की कॉल डिटेल्स की जांच शुरू की, क्योंकि यह संभावना थी कि वो घटना वाले दिन अपनी भाभी से सब्जी लाने की बात कहकर किसी जान पहचान वाले से मिलने गया हो और उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या कर दी। कॉल डिटेल की जांच पर एक चौंकाने वाली बात सामने आया। जयप्रकाश पिछले दिनों से लगातार ललिता से संपर्क में था, यहाँ तक कि 13 अगस्त को घर से निकलने और निकलने के बाद भी उसने सबसे आखिरी बार ललिता को ही फोन किया। इसके बाद पुलिस ने जब रंभा देवी के बयान पर सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल को मिलान किया तो शक की सुई सीधे ललिता की ओर घूम गई। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि जयप्रकाश के नंबर पर आखिरी कॉल ललिता ने ही किया था। पुलिस ने जब ललिता से पूछताछ के लिए उसके घर पहुंचती है तो वहां कोई नहीं मिला। ललिता और उसका पूरा परिवार फरार हो चुके थे। अब पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि 13 अगस्त की रात ललिता का फोन कहां एक्टिव था और लोकेशन ट्रेस करने के बाद पता चला कि घटना की रात ललिता की लोकेशन शाहजानंद कॉलोनी की एक लॉज में थी। पुलिस ने तुरंत उस लॉज पर पहुंची और वहां पूछताछ शुरू की। लॉज के स्टाफ ने बताया
कि उस दिन जिस कमरे में ललिता थी वह कमरा देवरिया निवासी रविंदर कुमार के नाम पर बुक था। जांच में यह भी सामने आया कि रविंदर कुमार ललिता का ममेरा भाई है। यह सुनते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रविंदर कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह था कि क्या रविंदर कुमार को इस हत्या में शामिल है। पुलिस स्टेशन में लाए जाने के बाद रविंदर कुमार से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो उसने हर आरोपी की तरह खुद को निर्दोष बताया, लेकिन वारदात में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वह टूट गया और जयप्रकाश के कत्ल की ऐसी भयानक कहानी बताई जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। रविंद्र कुमार ने बताया कि जब ललिता और जयप्रकाश का रिश्ता चल रहा था, उसी दौरान ललिता बीपीएससी की तैयारी के लिए पटना चली गई थी। लेकिन एक दिन जयप्रकाश ने ललिता का वीडियो कॉल किया तो उसने देखा कि ललिता के कमरे में उसके साथ एक और लड़का मौजूद था, जयप्रकाश। जयप्रकाश ने तुरंत ललिता से उस लड़के के बारे में पूछा, लेकिन ललिता ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। यह झगड़े धीरे धीरे बढ़ते गए और जयप्रकाश को शक होने लगा कि ललिता उसे धोखा दे रहे हैं। ललिता इस रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गई। एक दिन उसने गुस्से में जयप्रकाश से कहा कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जयप्रकाश यह रिश्ता खत्म करने को तैयार नहीं था। वह ललिता से बहुत प्यार करता था, उससे शादी भी करना चाहता था। उसने बार बार ललिता से मिन्नतें की, लेकिन ललिता अब उससे दूरी बनाने लगी। स्थिति तब और खराब हो गई जब ललिता ने सीधे जयप्रकाश की मां रंभा देवी को फोन किया। उसने कहा कि आपका लड़का सही नहीं है, उसे समझा लीजिए क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। यह सुनकर जयप्रकाश का दिल टूट गया, लेकिन वह अभी भी ललिता को पाने की कोशिश में लगा रहा। यह प्रेम और विश्वास की कहानी अब एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी, जिसका अंजाम इतना भयानक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। जयप्रकाश की मां रंभा ने अपने बेटे को बार बार समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ललिता तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसे छोड़ दो। लेकिन जयप्रकाश अपनी मां की बात मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि मम्मी, मैंने ललिता पर बहुत पैसा खर्च किया है और मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर शादी नहीं करना चाहती तो कम से कम मेरे पैसे वापस कर दे। ललिता ने अब जयप्रकाश से पूरी बातचीत बंद कर दी, जिससे वह बेहद नाराज और परेशान रहने लगा। इस गुस्से और नाराजगी में उसने ललिता के साथ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो का सहारा लिया। जयप्रकाश ने वह असली तस्वीरें और वीडियो ललिता के घर वालों और रिश्तेदारों को भेज दिए। यह घटना ललिता और उसके परिवारों के लिए अपमानजनक थी। ललिता जयप्रकाश से इस अपमान का बदला लेना चाहती थी। इसी के चलते उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर जयप्रकाश को रास्ते से हटाने की साजिश रचना शुरू कर दी। पुलिस पूछताछ के दौरान ललिता के ममेरे भाई रविंदर कुमार ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि जयप्रकाश को मारने की साजिश के लिए ललिता लगातार उसे फोन कर रहे थे। हालांकि जयप्रकाश गोवा में था और घर आने से कतरा रहा था। ललिता ने इसके बाद एक नई चाल चली। उसने जयप्रकाश को शादी का झांसा देना शुरू किया। उसने उसे विश्वास दिलाया कि अगर वह मुजफ्फरपुर में आ जाए तो वह उससे तुरंत शादी कर ले। लेकिन हालांकि जयप्रकाश को पहले से शक था कि उसकी हत्या की जा सकती है, जयप्रकाश ललिता पर भरोसा करके आखिरकार मुजफ्फरपुर वो आ ही गया। वो सबसे पहले वहाँ भगवानपुर में अपने भाई के किराए के मकान पर गया। कुछ देर रुकने के बाद उसने ललिता से संपर्क किया और ललिता ने उसे भगवानपुर के एक होटल में बुला लिया। होटल में दोनों ने साथ साथ नाश्ता किया। वहाँ ललिता ने जयप्रकाश को विश्वास दिलाया कि शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। उसने कहा कि उसने अपने ममेरे भाई रविंदर कुमार के कमरे में चलना होगा, जहां सब उसे इंतजार कर रहे हैं। जयप्रकाश, जो पहले से ही ललिता के प्यार में अंधा हो चुका था, ललिता की बात मान गया। अब बिना किसी शक के ललिता के साथ रविंदर कुमार के कमरे में पहुंच गया। इसी बीच ललिता ने चुपके से अपने परिवार को फोन कर दिया और उन्हें जयप्रकाश के रविंदर कुमार के कमरे में पहुंचने की सूचना दी। यह वही जाल था जो ललिता और उसने अपने परिवार जयप्रकाश के लिए बिछाया था। पुलिस की जांच में खुलासा हो कि जैसे ही ललिता के घर वाले वहां पहुंचे, उन्होंने जयप्रकाश पर हमला कर दिया।
ललिता के भाई ने सबसे पहले चाकू से जयप्रकाश को गला रेत दिया। उसके बाद उसके पेट पर वार करके उसकी आंतें बाहर निकाल दी। उन्होंने उसके शरीर पर कई हिस्सों पे वार किया, जिससे वह मौके पर ही वहीं दम तोड़ दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि इस खौफनाक हत्या का मुख्य वजह प्रेम प्रसंग था। जयप्रकाश ने ललिता के साथ कुछ प्राइवेट फोटो और वीडियो बनाए थे, जो उसने ललिता के घर वालों और रिश्तेदारों को भेजकर उसे बदनाम कर दिया था। ललिता और उसके परिवार ने इसे अपना समझा और जयप्रकाश को मारने की साजिश रच डाली। जयप्रकाश की दर्दनाक हत्या के बाद ललिता और उसके परिवार ने उसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जयप्रकाश का शव कमरे में ही सूटकेस में भरा गया और उसे एक बोरी में डाल दिया गया। फिर उन्होंने उस बोरी को साइकिल में रखाकर उसे घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूरी पर जाकर फेंक दिया। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने ललिता के ममेरे भाई रविंद्र महतो को अरेस्ट कर लिया, लेकिन ललिता और उसके पिता किशोर महतो, सगे भाई रंजीत और संजीत और बहनोई वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस ने उनकी तलाश में जुट रही थी। कुछ दिनों बाद फरार फरार चल रही ललिता ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके बाद उसके पिता किशोर महतो, दोनों भाई और बहनोई ने भी सरेंडर कर दिया। पुलिस ने रविंद्र महतो की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया, जो रविंदर के कमरे से मिला था। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम दोस्तों।